जोहार फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे झारखंड परीक्षा योद्धा का क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। तो उसी सीरीज का आज देखेंगे हम लोग झारखंड का इतिहास। तो चलिए देखते हैं झारखंड का प्राचीन इतिहास। झारखंड का नामकरण से जानते हैं, ये हर एग्ज़ाम में एक सवाल रहता ही रहता है। सवाल है, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? तो किकट प्रदेश गिरिडीह के लिए बोला जाता था। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिले में है। नेक्स्ट है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशु भूमि एवं पुंडरीक देश के नाम से मिलती है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को अर्कखंड या कर्कखंड के नाम से संकेतित किया गया है। कर्कखंड या अर्कखंड। नेक्स्ट है, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश के नाम से संबोधित किया था। तो अर्थशास्त्र में चाणक्य द्वारा कुकुट देश के नाम से झारखंड को संबोधित किया है। विभिन्न स्रोत देखते हैं, क्या है स्रोत? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य चाणक्य का ही नाम था। कुकुट देश, कुकुट या कुकुट देश अर्थशास्त्र में झारखंड को बोला गया है। टॉलमी द्वारा क्या बोला गया है? मुंडल। फायान द्वारा कुकुटलाड़ क्या बोला गया? कुकुटलाड़। हेनसांग द्वारा किलोना सुफालाना या कर्ण सुवर्ण। ये फायान और हेनसांग दोनों चीनी यात्री थे। नेक्स्ट है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो अति प्राचीन काल में संथाल परगना को नरीखंड बोला जाता था। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में इसी को कांकजोल के नाम से संबोधित किया गया है। कांकजोल, तो कांकजोल संथाल परगना के लिए ही था और नरीखंड भी संथाल परगना के लिए। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में कुकरा बोला जाता था। देखते हैं अन्य स्रोत। मुगल काल में कुकरा या खुखरा, तुझ के जहांगीरी में खोखरा, अकबरनामा में कोकरा, आईने अकबरी में खंकरा। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र डैश नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में कुकरा के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दालमी जो है वह स्वर्ण रेखा नदी तट पर है। दालमी स्थित जो है धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के दालमी और बुधपुर में अनेक बौद्ध स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं। पुरातात्विक स्थल दालमी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद जिले में स्थित बुधपुर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो बुद्धेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। यह भी एग्जाम पूछता है कि बुद्धेश्वर मंदिर किस जिला में है? तो यह धनबाद जिला में है बुद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। तो बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में इसको गांव मिला है। इसको गांव जो हजारीबाग जिला में है, इसको गांव हजारीबाग में है। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफाएं स्थित है। इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर एवं शैल चित्र दीर्घा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या क्या मिला यहाँ? इसको से निर्मित चित्र मिला है, मानव चित्र, खुला सूर्य मंदिर भी मिला है वहाँ से, और शैल चित्र दीर्घा भी मिला है। नेक्स्ट है, शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन एवं उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। बर्तन और उपकरण पाए जाते हैं कहाँ से? कररबाड़ी और बरगुंदा से। झारखंड का इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है जब से मनुष्य के इस इलाके में रहने का प्रमाण मिलते हैं। झारखंड के कररबाड़ी और बरगुंदा से शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, असुरा साइट्स या असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो ईचागढ़ में नहीं है।
और बाकी ये सब जिला सारिद केले, खूंटी टोला या कुंजला, ये सब में असुर साइट्स हैं। असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। झारखंड के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में प्रमुख स्थान रखने वाला असुर पुरास्थल या असुर साइट्स हंसा, कुजला, खूंटी टोला या सारिद केल है। इनके रखरखाव की जिम्मेवारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुर साइट हैं। खूंटी जिले में स्थित कुथार टोली, खूंटी में कौन कौन सा असुर साइट है? कुथार टोली, कुंजला, सारिद केल, कठार टोली एवं हंसा को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला सारिद केल खूंटी तमाड़ रोड पर तजना नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले 1915 ईस्वी में एस.सी. राय ने की थी। कुंजला खूंटी के पश्चिम में स्थित है। कुंजला कहाँ है? खूंटी के पश्चिम में स्थित है। इसकी खोज भी एस.सी. राय द्वारा ही किया गया था। कठार टोली रांची से दक्षिण चाईबासा रोड पर स्थित है। खूंटी टोला कोटरी नदी के तट पर स्थित है, जबकि हंसा रांची के दक्षिण दिशा में स्थित है। नेक्स्ट है हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं? तो यह इटखोरी में है। इटखोरी में बौद्ध धर्म का विरासत है। व्याख्या देखते हैं। भगवान बुद्ध का झारखंड से सीधा संपर्क था या नहीं, यह कहना कठिन है, लेकिन अपने 45 वर्षों के परिभ्रमण काल में वे संभवतः झारखंड भी आए थे, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। झारखंड में अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिनमें चतरा जिले का इटखोरी प्रमुख है। इटखोरी अब बौद्ध धर्म साइट बनने जा रहा है। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप सहित अनेक बौद्ध अवशेष मिले हैं। इन आने वाला समय में यह गया के बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन सकता है। नेक्स्ट है चंदन शहीद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? तो यह झारखंड में नहीं है, बल्कि यह बिहार के सासाराम जिला में स्थित है। चंदन शहीद पहाड़ी। व्याख्या देखते हैं। चंदन शहीद पहाड़ी बिहार के सासाराम में स्थित है। इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख को लगभग 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान लिखवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? तो यह कुनार संबंधित नहीं है ताम्रपाषाण से। बाकी करहरबड़ी, बदम और रामगढ़ ये सब ताम्रपाषाण साइट से संबंधित हैं। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किस में स्थित हैं? तो बारादारी इमारत जो है वह अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में है। वहाँ यह है बारादारी इमारत जो संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ है। नेक्स्ट है सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? तो सिंहभूम में खुदाई में रोमन के सिक्के मिले हैं। रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से पाए गए हैं, जबकि इंडो सिथियन सिक्के चाईबासा से मिले हैं। इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से मिले हैं? चाईबासा से। नेक्स्ट है कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के डैश जिले में प्राप्त हुए हैं। तो कनिष्क का सिक्का जो है वो रांची जिला से प्राप्त हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि कनिष्क का प्रभाव झारखंड पर भी था। नेक्स्ट है इसको गुफाएं में डैश में स्थित है। तो इसको हजारीबाग में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बड़का गांव में इसको गुफा स्थित है। यह गुफा 5000 साल से अधिक पुराना है। इस गुफा का उपयोग बादम के राजा किया करते थे। इस गुफा के चट्टानों पर कोहबर कला, जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है, कोहबर कला जो है झारखंड का GI टैग भी मिला हुआ है, उकेरे हुए हैं। इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। इसको में क्या मिला है? आदि मानव का चित्र मिला है। यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है। नेक्स्ट है झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल से।
झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक मध्यपाषाण युग से मानी जाती है। मध्यपाषाण काल का कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। पशुपालन का शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ कहाँ हैं? दुमका है, पलामू है, धनबाद है, रांची है, पूर्वी सिंहभूम है एवं पश्चिम सिंहभूम आदि क्षेत्र से मिले हैं। प्राचीन राजवंश देखते हैं। वर्ष 1620 ईस्वी में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह प्रथम ने डैश राज्य की राजधानी की थी, यानी कौन क्या था? सरायकेला। व्याख्या: सरायकेला रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में सिंहवंशी अर्जुन सिंह के पुत्र कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा तथा खरसावां रियासत की स्थापना 1650 ईस्वी में कुंवर पदम सिंह द्वारा की गई। प्रारंभ में कुंवर विक्रम सिंह प्रथम को संजय और खरकई नदी के बीच में 76 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत सिर्फ 12 गांव थे। बाद में इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर 700 वर्ग किलोमीटर की सरायकेला रियासत की स्थापना की। देश की आज़ादी के पश्चात दोनों ही रियासतों का विलय बिहार राज्य में किया गया। इसके पश्चात सरायकेला को अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो आखिरी शासक एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन थे? एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। सरायकेला रियासत का अंतिम शासक एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। इन्होंने 18 मई 1948 को भारत के विलय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो ये फनी मुकुट राय थे। नागवंशी राजवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा थे। इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष। इन्होंने 64 ईस्वी पूर्व, यह भी पूछता है, प्रथम सदी की फनी मुकुट राय नागवंश की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो प्रथम शताब्दी या 64 ईस्वी पूर्व नागवंशी राज की स्थापना की तथा सुतियांबे को राजधानी बनाया। सुतियांबे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया तथा बनारस से आए भव्य राय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। तो इनके दीवान कौन थे? भवराय श्रीवास्तव। इस प्रकार झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। नेक्स्ट है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो यह दोईसा में करवाया गया था। व्याख्या देखते हैं। नागवंशी राजा दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ किले का निर्माण दोईसा गढ़ में करवाया था। यह गुमला जिले में स्थित है। यह नागवंशी राजा दुर्जन साल की राजधानी थी, यानी दोईसागढ़ जो था वह दुर्जन साल की राजधानी भी थी। इनके द्वारा 5 मंजिला भवन का निर्माण करवाया गया था, जिसके प्रत्येक तल्ले में 9 कमरे थे। नवरत्नगढ़ का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, क्योंकि नागवंशी राजाओं पर लगातार बाहरी आक्रमण होते रहते थे, जिसके कारण उनकी राजधानी खुखरा असुरक्षित हो गई थी। खुखरा असुरक्षित होने के बाद दोईसागढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ तो यह किस वजह से हुआ था? तो यह हुआ था दोईसा में युद्ध में पराजित हुए थे। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा युद्ध में पराजित होने के कारण स्थानांतरित हुआ था। नेक्स्ट है, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की। तो यह प्रताप राय के द्वारा चुटिया राजधानी बनाया गया था। अब देखते हैं कि कौन राजा क्या राजधानी बनाए थे। तो फनी मुकुट राय अपनी राजधानी सुतियांबे में बनाए थे, प्रताप राय चुटिया में बनाए थे, भीमकर्ण खुखरा में बनाए थे, दुर्जन साल दोईसा में बनाए थे, एनी शाह सतरंजी में बनाए थे, यदुनाथ शाह पालकोट में बनाए थे, यज्ञनाथ शाहदेव पालकोट भौरों को बनाए थे और उदयनाथ शाहदेव रातूगढ़ को बनाए थे। और एग्ज़ाम में यह क्रम से भी पूछता है कि कौन राजधानी किस
समय में कैसे क्रम से आगे बढ़ते हुए राजधानी शिफ्ट हुआ उसको भी पूछता है। तो पहला राजधानी सुतियाम्बे, उसके बाद चुटिया, खुखरा, दोईसा, शतरंजी, पालकोट, पालकोट भौरों, रातूगढ़। और रातूगढ़ सबसे अंतिम ये राजधानी था जो उदयनाथ सहदेव के द्वारा बनाया गया था, रातूगढ़ जो रांची में है। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो यह मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों का शुरू से अंत तक विरोध करते रहे। व्याख्या देखते हैं। 18वीं सदी में मुकुंद सिंह रामगढ़ के राजा थे। उन्होंने 1763 से 72 ईस्वी तक रामगढ़ पर शासन किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जीवन पर्यंत विरोध किया। इसके लिए उन्होंने मराठों के साथ गठबंधन भी किया। अंग्रेज अधिकारी कैमक, क्या नाम था अंग्रेज अधिकारी का? कैमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तथा 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई, जिसके कारण मुकुंद सिंह भागकर पलामू चले गए। मुकुंद सिंह के स्थान पर अंग्रेज समर्थक तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया और 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। यानी 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। तो रामगढ़ राजा की मूल राजधानी रामगढ़ थी। और रामगढ़ राज्य का विभिन्न जगह पर जो राज्य राजधानी बनाया गया और उस संस्थापक का नाम देखते हैं। सीसिया, सबसे पहला जो राजधानी था सीसिया उर्दा या बागदेव सिंह के द्वारा बनाया गया। बादम हेमंत सिंह के द्वारा, रामगढ़ दलेल सिंह के द्वारा, इचाक तेज सिंह के द्वारा और पदमा ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा रामगढ़ की राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता था? तो यह हरित किवाना जो है वो देवघर को जाना जाता था, देवघर का जगह था। देवघर एक हिंदी शब्द है और देवघर का शाब्दिक अर्थ है भगवानों और देवी देवताओं का निवास है। देवघर को बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता था। हर साल वहाँ सावन महीना में शंकर भगवान का पूजा के लिए वहाँ देवघर लोग जाते हैं। देवघर को संस्कृत ग्रंथों में हरित किवाना या केतकी वन के रूप में जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग यहीं स्थित है। यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग यहीं स्थित है। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण 1596 ईस्वी में गिद्धौर के राजा पूरनमल द्वारा कराया गया था। यह भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बैद्यनाथ मंदिर जो है किनके द्वारा बनाया गया था? राजा पूरनमल के द्वारा, जो गिद्धौर के राजा थे। कब बनाया गया था? 1596 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो यह सिमडेगा को कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। सिमडेगा पूर्व में कैसलपुर बीरूगढ़ परगना का साम्राज्य था, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान भी सदियों तक गजपति साम्राज्य के गजपति शाही परिवार के राजा गंगा वामसी का शासन था। गजपति शाही परिवार वर्तमान में भी सिमडेगा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीरू या बीरूगढ़ में रहता था। पठार का यह क्षेत्र आदिवासी और ओड़िया समुदायों द्वारा बसा हुआ है। यहाँ क्या है? आदिवासी और ओड़िया समुदाय द्वारा बसा हुआ है। यह क्षेत्र हमेशा मिशनरियों के लिए लोकप्रिय रहा है, जिन्होंने तत्कालीन गजपति राजाओं और उसके अधीनस्थों द्वारा दान की गई भूमि पर स्कूल, कॉन्वेंट, अस्पताल और पैरिश स्थापित किए थे। ईसाई मिशनरियों, विशेष रूप से सोसाइटी ऑफ जीसस, क्या था मिशनरी का नाम? सोसाइटी ऑफ जीसस ने इस क्षेत्र में कई ईसाई स्कूलों की स्थापना करके शिक्षा के प्रसार में मदद की है। अब जैन धर्म के बारे में देखते हैं कि झारखंड पर क्या जैन धर्म का प्रभाव रहा है। तो जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने डैश जिले में शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया। तो यह गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी।
व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने गिरिडीह जिले में शिखर जी यानी समेत शिखर संवेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और यह पारसनाथ पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है पर मोक्ष मोक्ष प्राप्त किया। संभवतः इन्हीं के नाम पर पारसनाथ का नामकरण हुआ है। पार्श्वनाथ एकमात्र तीर्थंकर थे जिन्होंने इस कलयुग में कल्पत्रु यानी कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की। यानी पार्श्वनाथ एकमात्र तीर्थंकर थे जिन्होंने कलयुग में कल्पत्रु कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त करने वाले तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यदगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है आंसुओं की नदी। आंसुओं की नदी यानी भगवान महावीर के लोरे ए यदगा लोर आंसू को भी बोला जाता है, तो इस तरह से रख सकते हैं कि आंसुओं की नदी। व्याख्या, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए और 24वें भगवान महावीर का जैन ग्रंथों में लोरे यदगा की यात्रा का वर्णन है, जिसका मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी होता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पार्श्वनाथ में महासमाधि ली थी? तो ये 20वें और 23वें। मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 20वें और 23वें तीर्थंकर क्रमशः मुनि सुव्रत और पार्श्वनाथ। यह थोड़ा सा देखने में गड़बड़ हो रहा है, कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। मुनि सुव्रत और पार्श्वनाथ थे जिन्होंने पार्श्वनाथ में मोक्ष प्राप्ति की थी, महासमाधि। झारखंड का मध्यकालीन इतिहास देखते हैं। 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। मतलब किस क्षेत्र में, झारखंड का किस क्षेत्र में कब्जा किया गया था सिराजुद्दौला द्वारा? तो यह राजमहल का क्षेत्र था जो संथाल परगना में आता है। राजमहल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र के साहेबगंज जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक शहर गंगा के किनारे राजमहल पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है, जिसके कारण इसे दामिने कोह की भी संज्ञा दी गई है। दामिने कोह जो संथाल परगना में राजमहल का एरिया है, उसी को दामिने कोह भी कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे होने के कारण यहाँ एक व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से मुफीद था। वहीं 660 से 980 फीट की औसत ऊंचाई वाली पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर 26,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली। यानी इसकी क्या है वर्ग किलोमीटर, 26,000 वर्ग किलोमीटर में राजमहल फैला हुआ है। फैली राजमहल पर्वतमाला अपनी दुर्भेद्यता के कारण इसे विशेष सुरक्षा प्रदान करती थी। इसकी बुनियाद बंगाल के सूबेदार राजा मान सिंह ने रखी थी। उस समय इसका नाम अकबर नगर पड़ा। इसे बंगाल की राजधानी बनाया गया था। बंगाल की राजधानी भी राजमहल को बनाया गया था। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला राजमहल पर कब्जा कर लिया था तथा उसकी गिरफ्तारी भी यहीं से हुई थी, सिराजुद्दौला का। नेक्स्ट है, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो यह ढाका ले गया था इस्लाम खान। मुगल सेनापति इस्लाम खान बंगाल के सूबेदार थे। उसने 1610 ईस्वी में बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम जहांगीर नगर रखा। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो सुल्तान शुजा जो था वो सुल्तान शुजा राजधानी था राजमहल का। राजमहल व्याख्या देखते हैं। 1639 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र शाह शुजा द्वारा राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया। यह 1660 तक मुगल वायसराय की सीट और 1661 तक एक टकसाल शहर के रूप में जारी रहा। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान
को हराया था, मगर खान को हराया था, जो कि कहाँ के शासक थे? तो यह चास के शासक थे। कहाँ के शासक थे? चास का। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो चास का शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा कर दिया गया था? तो ये थे जहांगीर के द्वारा दुर्जन साल को वो हीरा परखने के कारण उनको जेल से रिहा कर दिया गया था। यानी दुर्जन साल को 12 वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में उनको कैद रखा गया था, और जब वह हीरा को एक मिला था जहांगीर को, तो उसको दुर्जन साल ने परखा, तो इसी कारण उनको उपहार स्वरूप फिर उनको रिहा किया गया था। तो देखते हैं व्याख्या। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। इस आत्मकथा में छोटा नागपुर के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन है। हीरों के कारण जहांगीर इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था, यानी हीरा की वजह से ही जहांगीर जो है वह इस एरिया में, झारखंड में अधिकार करना चाहता था, खास करके शंख नदी के किनारे, शंख नदी का एरिया में हीरा मिलता था। जहांगीर के समय कोकरा यानी झारखंड का शासक दुर्जन साल था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया था। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा पर अधिकार करने का आदेश दिया। इब्राहिम खां ने कोकरा पर विजय प्राप्त कर हीरों के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने कब्जे में ले लिया तथा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया। 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया। असली हीरों की पहचान करने हेतु दुर्जन साल को शाही दरबार में बुलाया गया। दुर्जन साल द्वारा असली हीरों की पहचान कर लेने के पश्चात जहांगीर ने खुश होकर उसे शाह की उपाधि प्रदान करते हुए उसे मुक्त कर दिया तथा उसका राज्य वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया, यानी 6,000 रुपया फिर वो कर देना भी स्वीकार किए। नेक्स्ट है, 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था? तो किनको किया था? अभी हम लोग देखें, यह थे दुर्जन साल को कैद कर लिया था जहांगीर ने। नेक्स्ट है, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? 6,000 रुपया। नेक्स्ट है, राजा जय सिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से राज्य के थे? तो वह उड़ीसा राज्य के थे, जो झारखंड पर अपना शासक घोषित कर दिया था। उड़ीसा के राजा जय सिंह, क्या नाम था उनका? जय सिंह देव ने 13वीं शताब्दी में खुद को झारखंड का शासक घोषित कर अपना शासन लागू कर दिया था। छोटा नागपुर संथाल परगना से लेकर उड़ीसा मध्य प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही शुरू हुआ था। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों में 13वीं शताब्दी के एक ताम्र पत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। यानी 13वीं शताब्दी के एक ताम्र पत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। झारखंड का नाम से सबसे प्रथम जो साक्ष्य है वह 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से मिलता है। नेक्स्ट है, उड़ीसा के राजा जय सिंह देव को डैश में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया था। तो यह 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, किंवदंती के अनुसार डैश सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो कब किया था? 13वीं सदी में। नेक्स्ट है,
बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण कर संधि की? तो यह वर्ष था 1641-42 में। व्याख्या देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किए जाने के पश्चात शाइस्ता खान ने 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। शाइस्ता खान के आक्रमण के समय पलामू का राजा प्रताप राय थे। उसमें कौन थे? पलामू का राजा प्रताप राय। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खान से संधि करते हुए 80,000 रुपये देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। 1642 ईस्वी में प्रताप राय से 80,000 रुपये प्राप्त कर शाइस्ता खान पटना लौट गया। बाद में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी देना बंद कर दिया और 1643 ईस्वी में शाहजहां ने इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह यानी मधु सिंह पर आक्रमण किया और उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो यह शाहबाज खान कम्बू के द्वारा मधु सिंह को हराकर उसे अधीनस्थ कर लिया था। व्याख्या देखते हैं। बिहार व बंगाल विजय के बाद अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। 1592 में अकबर के सेनापति मान सिंह के उड़ीसा अभियान के दौरान मधुकरण शाह ने सहायता की थी। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र का मुगलों के साथ संपर्क अकबर के समय में ही हुआ। यानी सिंहभूम का क्षेत्र जो है वो अकबर के समय में ही मुगलों के संपर्क में हुआ। उसके समय पोराहाट के सिंहवंशी राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम और कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह थे। अब देखते हैं झारखंड का आधुनिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? तो यह 8 दशक लगभग लग गया झारखंड में प्रवेश के लिए। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम के रास्ते 1767 ईस्वी में हुआ। कौन सा ईस्वी? ये याद रखिएगा, 1767 ईस्वी में। अंग्रेजों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के धाल भूम के क्षेत्र में धाल शासक, पोराहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा कोल्हान क्षेत्र में हो शासकों का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः 8 दशकों यानी 80 साल का समय लगा। जनजातीय विद्रोह। झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी जन आंदोलन और उनके साथ जुड़े हुए प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं। गलत मिलान का पता लगाएं। तो देखते हैं, बीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह गंगा नारायण के नेतृत्व में ही हुआ। भूखन सिंह के नेतृत्व में पलामू में चेरो विद्रोह। पलामू में जो चेरो विद्रोह हुआ वह भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ, ये भी सही है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खेरवार आंदोलन, ये भी सही है। और विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, तो यही गलत है क्योंकि संथाल विद्रोह वह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। देखते हैं व्याख्या। विष्णु मानकी के नेतृत्व में 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? तमाड़ विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में हुआ था। विभिन्न विद्रोह, स्थान और नेतृत्वकर्ता। विद्रोह, भूमिज विद्रोह वीरभूम गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। चेरो विद्रोह पलामू में हुआ जो भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ। खरवार विद्रोह संथाल परगना में हुआ जो भागीरथ मांझी के द्वारा हुआ। और संथाल विद्रोह संथाल परगना में हुआ, सिद्धू कान्हू
के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा? तो ये सभी थे। बिरसा मुंडा थे जो उलगुलान के नाम से आंदोलन किए, और सिद्धू मुर्मू और कान्हो मुर्मू दोनों भाई थे। ये सभी झारखंड में अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़े। बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू और कान्हो मुर्मू ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ी। बिरसा मुंडा आंदोलन जो 1895 से 1900 तक चली, जबकि सिद्धू कान्हो के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। नेक्स्ट है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो हिल असेंबली प्लान जो है वो क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली प्लान की स्थापना की गई थी। उन्होंने पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला को पहाड़ी विधानसभा के एक समान प्रशासन के तहत वंशानुगत पहाड़ी प्रमुखों के अधीन रखा, जिन्हें सरदार कहा जाता था। सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती थी और उनके पास व्यापक शक्तियां थीं, जिनमें मृत्यु दंड देना या उससे रद्द करना शामिल था। सरदारों को अपने नियंत्रण वाले गांवों में सभी अपराधों और कानून व्यवस्था की समस्याओं की सूचना अधिकारियों को देने का काम सौंपा गया था। नेक्स्ट है, दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी? तो दामिनी कोह की घोषणा 1824 में हुई थी। दामिनी कोह भागलपुर से कहाँ तक? भागलपुर से राजमहल तक वन का क्षेत्र था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी कोह का निर्माण 1824 ईस्वी में संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। दामिनी कोह संथाल समुदाय को बसाने के लिए निर्माण किया गया था। निम्न में से गलत मिलान करना है। खरवार विद्रोह 1873 से 74, बीरभूम का भूमिज विद्रोह 1832-34, मानभूम का भूमिज विद्रोह 1822-23, या सिद्धू कान्हो विद्रोह 1855 से 60, 1855 से। तो यह जो गलत मिलान है वो सी का है, सी है, क्योंकि मानभूम में जो भूमिज विद्रोह हुआ 1769 ईस्वी में हुआ। बाकी सारे सही मिलान हैं। खरवार आंदोलन जो हुआ है वो 1873-74 में, बीरभूम का भूमिज विद्रोह 1832-33 में, और सिद्धू कान्हो का विद्रोह 1855 से 60 में इसका हुआ है। व्याख्या देखते हैं। 1769 ईस्वी में धालभूम और बड़ा भूम में सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय इतिहास का पहला विद्रोह था। जो चुआड़ विद्रोह या ढालभूम विद्रोह वह भारतीय इतिहास का पहला विद्रोह था 1769 ईस्वी में, जो 1771, 1778, 1784, 1787, 1792-93, 1798-99, 1805, 1816, 1820 में भी भूमिजों का बड़ा विद्रोह हुआ। भूमिज विद्रोह 1831 ईस्वी तक छींट फूट रूप से चलता रहा, लेकिन 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में सभी भूमिज राजा, जमींदार, सरदार, घटवाल, पाइक, किसान संगठित रूप से विद्रोह किया, और गंगा नारायण सिंह ब्रिटिश शासन और उसके शोषण नीति के खिलाफ लड़ने वाले पहले नेता थे। गंगा नारायण सिंह ब्रिटिश शासन और उसके शोषण नीति के खिलाफ लड़ने वाले पहले नेता थे, जिन्होंने सबसे पहले सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना का गठन किया था, जिसे हर जाति का समर्थन प्राप्त था। इस सेना का सेनापति जीरपलाया थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में फूटा था? तो इनमें से कोई भी नहीं है। संथाल विद्रोह, देखिए संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। बिरसा विद्रोह हुआ था 1895 से 1900 के बीच में। तिलका मांझी विद्रोह 1784-85 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण जो था दमन किए लोगों का शोषण था। व्याख्या देखते हैं। जनजातियों के सभी आंदोलन शोषण एवं दमन के खिलाफ थे। जनजातियों के आंदोलन के मूल में विभिन्न समस्याएं रही हैं, जो सामाजिक संरचना से सरोकार रखती है। अधिकतर आंदोलन अंग्रेजों द्वारा जनजातीय लोगों के अधिकारों के हनन का विरोध करना था। जनजातीय आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत की
उन ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हुए जिन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। जंगल और ज़मीनों से उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उन पर टैक्स बढ़ा दिए गए तथा उन्हें अपनी ज़मीनों से हटाकर दूसरी जगह बसाने का प्रयास किया गया। उन्हें सताया गया तथा जनजातीय क्षेत्रों का मालिकाना हक ऐसे लोगों को दे दिए गए जो उनके बीच के नहीं थे। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई? तो छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति जो है 1858 से 59 के बीच में हुआ। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति 1858-59 में हुआ था। अब देखते हैं धाल विद्रोह। धाल विद्रोह कब हुआ? झारखंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो धाल विद्रोह 1767 ईस्वी में शुरू हुआ। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध, यहाँ एक चीज़ देख लीजिए कि सिंहभूम है किधर। सिंहभूम जो है झारखंड का, अगर ये मैप है तो सिंहभूम का एरिया, इस एरिया को सिंहभूम एरिया है। तो झारखंड का सर्वप्रथम जो प्रवेश होता है इसी एरिया से होता है झारखंड का प्रवेश, ये ब्रिटिश का प्रवेश झारखंड में सिंहभूम का एरिया। तो प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम बिगुल इसी क्षेत्र से बजा। 1767 ईस्वी में धालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ। इसे धाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 10 वर्षों 1767 से 77 तक चला। 1777 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ धाल को पुनः धाल भूम का राजा स्वीकार करने के पश्चात यह विद्रोह शांत हुआ। राजा बनने के पश्चात जगन्नाथ धाल ने अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों में क्रमशः 2,000 रुपये, 3,000 रुपये और 4,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया। 1800 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4,267 रुपया कर दिया। चुआड़ विद्रोह देखते हैं। झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह 1769 ईस्वी में हुआ। चुआड़ विद्रोह अकाल लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया। चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि थे। यह विद्रोह रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 1769 ईस्वी में हुआ, जिसमें रघुनाथ महतो द्वारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया गया। यह नारा भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जा चुका है यह कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज नारा किस आंदोलन में, किस विद्रोह में दिया गया था? तो यह चुआड़ विद्रोह के समय यह आंदोलन, ये नारा दिया गया था। चुआड़ लोग एक्चुअली वो कोल्हान एरिया में जो लोग थे लोग, उन्हीं को चुआड़ के नाम से अंग्रेजों पुकारते थे। पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह क्या है? पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? तो ये महेशपुर की रानी जो हैं वो पहाड़िया विद्रोह का समर्थन किया था। पहाड़िया जनजाति राजपूत, मुस्लिम, मुगल एवं ब्रिटिश काल में विदेशी ताकतों से संघर्षरत रही। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कई विद्रोह किए, जिन्हें जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक विद्रोह माना गया है। पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, महेशपुर की कौन रानी थी? सर्वेश्वरी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब तमाड़ विद्रोह देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? तो यह तमाड़ विद्रोह है। सबसे बृहत्तम, लंबा, सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ मुंडाओं ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1782 ईस्वी में हुआ, जो 1821 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था, जो 1782 से 1821 तक चला।
तमाड़ विद्रोह, और यह 6 चरण में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 1795 का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें कोई भी इस विद्रोह से सम्मिलित नाम नहीं है। देखते हैं तमाड़ विद्रोह का चरण जो है, तो प्रथम चरण जो हुआ था तमाड़ विद्रोह का 1782-83 में उसके नेता कौन थे? तो मुंडा सरदार थे, विभिन्न मुंडा सरदार थे। दमनकर्ता कौन थे? मेजर जेम्स कॉफर्ड। कौन थे? मेजर जेम्स कॉफर्ड। द्वितीय जो 1789 में हुआ वह विष्णु मानकी व मौजी मानकी के द्वारा हुआ, और यह दमनकर्ता होगन एवं लेक कूपर थे। तृतीय जो विद्रोह होता है तमाड़ विद्रोह 1794-98 में होता है, और इसके नेतृत्व करता थे भोलानाथ सिंह एवं अन्य। इसके दमनकर्ता थे लिमंड बेन एवं बेल्स। लिमंड बेन और वेल्स था। चतुर्थ जो होता है वह 1807 से 8 में होता है, और दुखन मानकी के नेतृत्व में ये तमाड़ चौथा होता है, और इसके दमनकर्ता कौन था? तो यह रबसेज के द्वारा दमन किया गया था। पंचम 1811 से 12 के बीच में हुआ, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्तर शाह। और आंदोलन कौन किया था? ओडोनल रबसेज। ओडोनल रबसेज। और षष्ठ यानी छठा जो हुआ था तमाड़ विद्रोह 1819 से 21 के बीच में हुआ। इसके जो नेतृत्व करने वाले थे रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा एवं अन्य थे, और दमनकर्ता रबसेज और कालविन। अब तिलका विद्रोह देखते हैं। नेक्स्ट है तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? तो इनको भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया था। तिलका आंदोलन का प्रारंभ 1783 से 85 ईस्वी में तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा एवं इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना था। तिलका मांझी द्वारा गांव-गांव में सखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह का संदेश भेजा जाता था। सखुआ पत्ता को संदेश के रूप में भेजा जाता था। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। तिलका मांझी जो है ऑगस्टस क्लीवलैंड को तीर से मार दिए थे। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर में बरगद पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। किस पेड़ पर? बरगद पेड़ पर। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में 1780 से 1785 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की? तो यह तिलका मांझी थे। कौन थे? तिलका मांझी। नेक्स्ट है झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया? तो यह तिलका मांझी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1784 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। इस विद्रोह को तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था। वनचरीजोर जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। बयान पर विचार करें। प्रथम, अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल विद्रोह में शामिल थे। दूसरा है उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी। तीसरा है तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मानने के लिए बाबा चौक में जगह का नाम दिया गया है। तो इनमें कौन कौन सत्य है? तो यह प्रथम और तृतीय, क्योंकि इन्होंने तिलका मांझी ने तीर से क्लीवलैंड की हत्या की थी, ना कि इनको कोई गोली मारा था। इनको फांसी पर लटकाया गया था बरगद के पेड़ पर। नेक्स्ट है तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष में पकड़ा गया था? तो यह वर्ष था 1785 ईस्वी में। तिलका मांझी को 1785 में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया कौन थे? एक पहाड़िया सरदार था। नेक्स्ट है
1820-21 में 18 हो विद्रोह देखते हैं। 1820-21 में मेजर रबसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो यह रोरो नदी के किनारे आक्रमण हुआ था। हो देशम पर कभी भी मुगलों एवं मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। पोराहाट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव होता था, लेकिन यह नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय और वह लड़ाका स्वभाव के थे। हो लोगों ने 1820-21 में जबरदस्त विद्रोह किया। यह विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भी अंग्रेजों एवं जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्गूपन था। यानी जगन्नाथ सिंह जो थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, इसलिए हो जनजाति वो जगन्नाथ सिंह से गुस्साए हुए थे। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रबसेज की सेना विजय हुई। 1820-21 में मेजर रबसेज तथा 1837 में मेजर कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में हो विद्रोह को दबा दिया गया। 1820-21 में मेजर रबसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया? तो यह विद्रोह था हो विद्रोह। नेक्स्ट है, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? तो लड़का कोल SR टिकले के द्वारा कहा गया। हो जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी प्रमुख जनजाति है और 3 सर्वप्रमुख जनजाति, सबसे लार्जेस्ट जनजाति जो है वो संथाल है, उसके बाद उरांव है, उसके बाद मुंडा और चौथी लार्जेस्ट जो है वो हो जनजाति है। 10वीं शताब्दी के आसपास हो लोगों ने बाहरी लोगों से लड़ने की असाधारण प्रतिभा के साथ खुद को कोल्हान में एक बहुत शक्तिशाली लोगों के रूप में स्थापित कर लिया था। इसलिए इन्हें लड़का यानी लड़ाई कोल हो कहा जाता था। इस क्या कहा जाता? लड़का का मतलब लड़ाई हुआ, कोल हो लोगों को कहा जाता था। हो लोगों ने पोराहाट, सरायकेला, खरसावां व मयूरभंज के प्रमुखों के साथ युद्ध किया और उन्हें हराया भी था। SR टिकले ने हो लोगों को लड़का कोल कहा। कोल विद्रोह देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 ईस्वी के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो यह थे हो और मुंडा, दोनों मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। छोटा नागपुर में कोल विद्रोहियों ने अंग्रेज शासकों एवं जमींदारों को सर्वाधिक परेशान किया था। कोल विद्रोह मुंडा जनजाति का विद्रोह था। कोल विद्रोह किसका विद्रोह था? मुंडा जनजाति का, जिसमें हो जाति के लोग ने खुलकर साथ दिया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण भूमि संबंधी असंतोष था। क्या था? भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिंधराय मानकी, बिंदराय मानकी, सुरगा तथा बुद्धू भगत थे। कौन थे? सिंधराय मानकी, बिंदराय मानकी और सुरगा तथा बुद्धू भगत। अंग्रेजों के विरुद्ध नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था? तो यह हो और मुंडा लोग भाग लिए थे। नेक्स्ट है 1831-32 में कोल आंदोलन किया गया था। तो यह बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। सिमराय मानकी, बिंदराय मानकी भी इसमें साथ थे। व्याख्या देखते हैं। 1831-32 में शुरू हुए कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का व्यापक समर्थन प्राप्त था। 1831 में प्रारंभ हुई यह विद्रोह तेजी से छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र तक फैल गया। अंग्रेजों ने बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ मारे गए। बुद्धू भगत को कैप्टन इम्पे ने मारा था।
नेक्स्ट है कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत डैश के रहने वाले थे, तो वह कहाँ के रहने वाले थे? कोल विद्रोह के नायक अमर सेनानी बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को रांची जिला के चान्हो प्रखंड अंतर्गत कोयल नदी के तट पर स्थित सीलागाई नामक स्थान में एक उरांव किसान परिवार में हुआ था। बचपन में बकरियां चराने का काम करने वाले बुद्धू भगत काफ़ी सुस्त थे, लेकिन बचपन से ही वे किसी प्रकार का भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वह कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी चान्हो प्रखंड के रांची जिला के थे वो। नेक्स्ट है ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उरांव का विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था, जो कोल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह यानी कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप छोटानागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 13 लागू किया गया। इसे बाद में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। बाद में इसी का नाम दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। विल्किंसन को दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का पहला गवर्नर बनाया गया। किनको बनाया गया पहला गवर्नर? विल्किंसन को। बाद में मानकी मुंडा पद्धति को वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार भी दिए गए। नेक्स्ट है किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो यह कोल विद्रोह के पश्चात हुआ। देखते हैं भूमिज विद्रोह। 1831 से 33 का भूमिज विद्रोह किनके नेतृत्व में हुआ? तो भूमिज विद्रोह जो हुआ वह गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। 1831-32 के कालखंड में धालभूम, बड़ा भूम, वीरभूम आदि क्षेत्रों में भूमिज का एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके नेता गंगा नारायण थे। वस्तुतः यह विद्रोह उत्तराधिकार के मुद्दे से शुरू हुआ, इसलिए अंग्रेजों ने इसे महज गंगा नारायण के हंगामा के रूप में संबोधित किया। लेकिन यह विद्रोह कंपनी के अधिकारियों, नमक दरोगा और मुंसिफों एवं दिकुओं के खिलाफ भी था। नेक्स्ट है गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो यह वीरभूम में हुआ था। भूमिज विद्रोह का प्रारंभ 1832 ईस्वी में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ। इसका प्रभाव वीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्र में रहा। यह विद्रोह वीरभूम, बड़ा भूम के राजा, पुलिस अधिकारियों, मुंशी तथा अन्य दिकुओं के खिलाफ भूमिजों के शिकायतों की देना था। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो यह गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह की विधिवत शुरुआत 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को वीरभूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ हुई। यह हत्या गंगा नारायण सिंह के द्वारा की गई थी। गंगा नारायण वीरभूम के जमींदार का चचेरा भाई था। दीवान के रूप में माधव सिंह काफ़ी बदनाम हो चुका था। उसने कई तरह के करों को लगाकर जनता को तबाह किया करता था। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण मारा गया। गंगा नारायण के सर काटकर खरसावां के ठाकुर ने कैप्टन विल्किंसन के पास भेजा था। नेक्स्ट है 1798 में वीरभूम बांकुरा में हुआ था। क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह हुआ था। भूमिज विद्रोह तत्कालीन बंगाल राज्य अब झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बड़ा भूम, वीरभूम, धालभूम और जंगल महल क्षेत्र में स्थित भूमिज आदिवासियों द्वारा किया गया। पहला भूमिज विद्रोह 1769 ईस्वी में बड़ा भूम और धालभूम में हुआ तथा 1798-99 में भी भूमिजों का बड़ा विद्रोह हुआ। इसके बाद 1832-33 में भूमिजों का एक संगठित विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ। संथाल विद्रोह। अब संथाल विद्रोह देखते हैं। संथाल विद्रोह। वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था? तो ये दोनों भाई थे सिद्धो और कान्हो।
संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में सिद्धो एवं कान्हो के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें इनके भाई चांद एवं भैरव तथा बहन फूलो एवं जानो ने सहयोग किया था। यानी पूरा परिवार ही इस विद्रोह में शामिल थे। चांद, भैरव, सिद्धो कान्हो, फूलो एवं जानो। संथालों द्वारा यह विद्रोह अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा? तो ये थे सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू। संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को संथाल परगना के भोगनाडीह गांव से सिद्धो मुर्मू एवं कान्हो मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था। झारखंड अलग राज्य गठन के पश्चात झारखंड सरकार ने प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। यानी हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। नेक्स्ट है, झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले दो प्रसिद्ध भाई कौन थे? तो यह सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले दो प्रसिद्ध भाई सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू थे। इनके नेतृत्व में 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह शुरू हुई। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू नेता थे। तो कहाँ के नेता थे? ये संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह कब फैला था? किस वर्ष में फैला था? तो ये 1855 में फैला था। 1855-56 में चला था। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? तो यह संथाल विद्रोह हुआ था। 1855 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध संथाल जनजाति के लोगों ने युद्ध छेड़ा था। नेक्स्ट है, सिद्धो कान्हो किस विद्रोह से संबद्ध थे? तो यह संथाल विद्रोह से थे। सिद्धो कान्हो संथाल विद्रोह से संबद्ध थे। इस विद्रोह को सिद्धो कान्हो, चांद भैरव तथा फूलो जानो ने प्रारंभ किया। ये सभी आपस में भाई बहन थे। इस विद्रोह के दौरान सिद्धो को राजा बनाया गया, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। इस विद्रोह के दौरान अपना देश अपना राज का नारा दिया गया। विद्रोह के दौरान दिग्घी थाने कौन थाना था? दिग्घी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त तथा करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई। निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धो और तथा कान्हो से संबंधित है? तो यह संथाल क्रांति 1855। 1855 के संथाल क्रांति सिद्धो कान्हो से संबंधित है। इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, किंतु मेजर बारो की सेना संथालों के साथ युद्ध में पराजित हुई। इस विद्रोह का हजारीबाग में नेतृत्व अर्जुन मांझी व चुबाई मांझी तथा वीरभूम में गोरा मांझी ने किया। हजारीबाग में कौन किया? अर्जुन मांझी व चुबाई मांझी तथा वीरभूम में गोरा मांझी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। इस विद्रोह के दमन के पश्चात 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई, जिसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव के हेतु अंग्रेजों ने पाकुड़ में मार्टिलो टावर निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रखिएगा कि मार्टिलो टावर कहाँ है? तो यह पाकुड़ में है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो कान्हो और चांद भैरव, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। संथाल विद्रोह, जिसे हूल आंदोलन या संथाल हूल आदि कई नामों से जाना जाता है, का नेतृत्व सिद्धो कान्हो चांद भैरव ने किया। विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन एलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन एवं लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब सरदारी आंदोलन देखते हैं। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो यह क्या कारण था?
बी और सी, यानी बेगार यानी बलात्श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक का असंतोष था और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि किया गया था। सरदारी आंदोलन को मुल्की या मिल्की मातृभूमि व जमीन का आंदोलन भी कहा जाता है। 1831-32 के कोल विद्रोह के समय कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने चले गए थे। कोल सरदार जो थे वह असम में चाय बागान में काम करने चले गए थे। जब वे वापस आए तो उनका ज़मीन दूसरे लोगों ने हड़प लिया था तथा वे ज़मीन वापस करने से इनकार कर रहे थे। इसी हड़पे गए ज़मीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग 37 वर्षों 1858 से 95 तक आंदोलन किया। साथ ही बलात् श्रम लागू करना तथा बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना भी इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। अब सफाहोड़ आंदोलन देखते हैं। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो यह संथाल आदिवासी से है। सफाहोड़ आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से था। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। सफाहोड़ का अर्थ है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण होता है। सफाहोड़ का मतलब होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह को जन्म देने का श्रेय लाल हेम्ब्रेम उर्फ लाल बाबा को जाता है। लाल हेम्ब्रेम को लाल बाबा भी कहा जाता है। उन्होंने सफाहोड़ आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया। वे संथालों को सफ़ेद झंडी देते थे, सफ़ेद झंडी, उन्हें जनेऊ पहनाते थे एवं मांस मदिरा के सेवन से रोकते थे। लाल बाबा के प्रमुख सहयोगी पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भातु सोरेन थे। बंगम मांझी भी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया था। यानी देशोद्धारक दल गठन जो है लाल बाबा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बंगम मांझी नेता थे, तो ये सफाहोड़ आंदोलन के बंगम मांझी। खरवार आंदोलन देखते हैं। 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ? तो यह भागीरथ मांझी के द्वारा। किनके द्वारा? भागीरथ मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन हुआ था। खरवार संथालों की एक उपजाति है। संथालों का उपजाति है खरवार। ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे एवं अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इसी संदर्भ में 1874 को ईस्वी को भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन अपने परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधार एवं एकेश्वरवाद पर विशेष जोर दिया गया। सामाजिक सुधार एवं एकेश्वरवाद किससे संबंधित है? खरवार आंदोलन से। यह आंदोलन संथाल परगना क्षेत्र में हुई थी। नेक्स्ट है खरवार आंदोलन डैश के नेतृत्व में 1874 में प्रसिद्ध हुआ? तो यह भागीरथ मांझी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? तो यह खरवार आंदोलन था। खरवार आंदोलन व्याख्या है। खरवार आंदोलन, जिसे भागीरथ मांझी का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, में लोगों को भूमि मालिकों, जमींदारों, ब्रिटिश सरकार को भूमि कर नहीं देने हेतु कहा गया। भूमि कर नहीं देना है। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बौसी का राजा घोषित किया। कहाँ का राजा? बौसी का राजा घोषित किया तथा खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था की। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह 1874 ईस्वी में हुआ। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में। इन्हें लोग बाबा के नाम से पुकारते थे। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व दूबू बाबा ने किया। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 ईस्वी में जनगणना के खिलाफ प्रारंभ हुआ। यानी दूसरा चरण जो है खरवार आंदोलन का दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो यह भागीरथ मांझी हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भागीरथ मांझी ने। खरवार आंदोलन कब हुआ? 1874 में हुआ। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुए अहिंसात्मक संघर्ष में से एक खरवार आंदोलन था। यह कैसा नेचर था इसका? अहिंसात्मक संघर्ष। यह आंदोलन 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका नायक भागीरथ मांझी थे। इसका स्वरूप सपाहौड़ आंदोलन से किसी रूप में अलग नहीं था, जो बाद के दिनों में अपने असली रूप में प्रकट हुआ। इसे मुखर करने का श्रेय राजमहल के भगवान दास एवं दुमका के लंबोदर मुखर्जी को जाता है। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी एवं खुद को बौंसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देकर खुद लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। इनके असहयोग से जुड़े पहलुओं को ही बाद में गांधी जी ने प्रयोग में लाया। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में हुआ था, जहां उन्होंने एक पीठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1874-75 में हुआ था, 74 में। यानी कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरवार आंदोलन का नेता था? तो भागीरथ मांझी थे। नेक्स्ट है, खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? भागीरथ मांझी। अब देखते हैं बिरसा मुंडा का विद्रोह। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो यह उलगुलान है। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम उलगुलान आंदोलन, यानी उसका मतलब उलगुलान का मतलब होता महान हलचल। नेक्स्ट, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो यह विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में शुरू हुए बिरसा उलगुलान को बिरसा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का अर्थ विद्रोह या महान हलचल होता है। बिरसा मुंडा का उलगुलान कब शुरू हुआ? 1895 में। बिरसा आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप जो था वह सुधारवादी था, यद्यपि यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित था। इस आंदोलन का मुख्य कारण खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार से संबंधित झूठे आश्वासन तथा अदालतों के मुंडाओं की समस्याओं के प्रति उदासीनता थी। नेक्स्ट है, मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन था? यह सामाजिक सुधार आंदोलन था, मुंडा बगावत। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई थी? तो यह था डोम्बारी हिल। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने डोम्बारी हिल पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो यह डोम्बारी बुरू, जो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग में जैसे घेर करके लोगों को मारा गया था, उसी तरह से डोम्बारी बुरू पर जो मुंडाओं को घेर करके गोली चलाई गई थी, वो उसी का संज्ञा के तर्ज पर दिया जाता है। व्याख्या है, बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डोम्बारी पहाड़ी पर अंग्रेजी पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारबेस व स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग के तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की, जिसमें विद्रोही पराजित हुए। डोम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह बिरसा उलगुलान से संबंधित है।
डोम्बारी बुरु का संबंध बिरसा उलगुलान से। यह खूंटी जिले में स्थित है। डोम्बारी बुरु कहाँ है? खूंटी में, खूंटी जिला में। नेक्स्ट है झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट ट्यूमुल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा का उलगुलान। बिरसा मुंडा के ग्रेट ट्यूमुल्ट को धरती आबा का उलगुलान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में 9 जून को डैश के रूप में मनाया जाता है। तो यह बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा से हुई थी। इसी कारण झारखंड में 9 जून को बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा वर्ष के डैश के दौरान सक्रिय थे। तो यह 1875 से 1900 के बीच में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहातू में हुआ था। उन्होंने 1895 ईस्वी में बिरसा आंदोलन की शुरुआत की थी तथा इसी वर्ष स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। इनके आंदोलन के दौरान कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत गाया जाता था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज अटेजना महारानी राज टुंडू का ऐलान भी किया गया। बिरसा मुंडा पहली बार 24 अगस्त 1895 से 30 नवंबर 1897 तथा दूसरी बार 3 फरवरी 1900 से 9 जून 1900 तक जेल में रहे। किसने घोषणा की? अबुआ राज अटेजना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। तो यह बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित था। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तो यह बिरसा मुंडा के द्वारा। आदिवासी समुदाय के विकास के लिए बिरसा ने एक नया पंथ आरंभ किया जो बिरसाइत पंथ कहलाया। इस पंथ में हिंदू तथा ईसाई धर्म की अच्छाइयों को शामिल किया गया था। यह संप्रदाय केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था। बिरसा ने स्वयं को धरती आबा अर्थात जगत पिता घोषित किया। बिरसा ने न केवल आदिवासियों में प्रचलित अंधविश्वासों पर प्रहार किया बल्कि मिशनरियों द्वारा फैलाए जा रहे ईसाई धर्म का भी प्रतिरोध किया। नेक्स्ट है झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया। बिरसा मुंडा द्वारा बिरसाइत संप्रदाय की शुरुआत की गई थी। बिरसाइत संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत है ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। विभिन्न बोंगाओं के स्थान पर केवल सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यज्ञ पवित्र जनेऊ, जिसको जनेऊ धारण करो, घर में तुलसी का पौधा लगाओ, उसकी पूजा करो, मांस मछली तथा मदिरा का त्याग करो, असत्य भाषण, चोरी, हिंसा से दूर रहो, बृहस्पतिवार का दिन ईश्वर भक्ति तथा जप तप में व्यतीत करो, घर और उसके आसपास का स्थान स्वच्छ रखो, भूत प्रेत के अस्तित्व को अस्वीकार करो, गौ माता की सेवा करो, ईश्वर की पूजा चावल आदि से करो, इसके लिए बलि वर्जित है। अशुद्ध एवं अपवित्र से बचो, स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करो, कुसंगति से दूर रहो, द्वेष विरोध का त्याग कर परस्पर स्नेह और एकजुट होकर रहो। इस प्रकार से बिरसाइतवाद का बिरसा मुंडा ने दिया था कि इस प्रकार से रहो, और एक सामाजिक सुधार आंदोलन था जो बाद में राजनीतिक भी हुआ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा? तो यह बिरसा मुंडा आंदोलन झारखंड में फूटा। बिरसा मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1895 ईस्वी में हुई थी। इसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो ये थे बिरसा मुंडा। अंग्रेजों द्वारा बिरसा एवं उनके अनुयायियों की गिरफ्तारी तेज कर दी गई। उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में 9 जनवरी 1900 को विद्रोहियों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया गया।
किंतु विद्रोहियों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। गया मुंडा की पत्नी माकी ने इस युद्ध में वीरता दिखाई, किंतु आधुनिक हथियारों और गोला बारूदों के सामने विद्रोही कब तक टिक सकते। अंततः बिरसा के अनुयायियों की हार हुई और 300 से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। 28 जनवरी 1900 ईस्वी को डोंका मुंडा एवं मांझिया मुंडा ने भी 32 विद्रोहियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी उनकी जमीनें जब्त कर ली गई, परंतु बिरसा अभी तक पकड़े नहीं जा सके थे। बिरसा को पकड़वाने हेतु 500 रुपये का इनाम की घोषणा की गई। 3 फरवरी 1900 को बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने इनाम के लालच में बिरसा को पकड़वा दिया। बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया। बिरसा को पालकी से रांची लाया गया, जो इनके जीवन की अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। इस प्रकार धोखेबाजों ने बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया था। नेक्स्ट है, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा का विद्रोह, जिसे उलगुलान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। देश में आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति एवं विरासत, धरोहर और उनके द्वारा दिए गए राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करने के लिए केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। यानी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किस डेट को घोषित किया गया है? तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर पहला जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू किया गया? बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा था? तो यह बिरसा मुंडा। उलगुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यह बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा झारखंड के एक क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे। इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी के उलगुलान विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्येर अधिकार डैश पर आधारित है। यह मुंडा विद्रोह पर आधारित है। यानी ये जो उनकी कथा है अरण्येर अधिकार, किनके द्वारा लिखी गई है? महाश्वेता देवी के द्वारा। वह मुंडा विद्रोह पर आधारित है। अरण्येर अधिकार महाश्वेता देवी द्वारा लिखित एक बांग्ला उपन्यास है। इस उपन्यास में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं धरती आबा के नाम से विख्यात बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष का वर्णन है। इस उपन्यास के महाश्वेता देवी को 1979 में बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। पहला बयान है, बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे। दूसरा है, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया था। 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो गलत है, ये रांची जेल में हुआ था। तो यह केवल प्रथम सही है। बिरसा मुंडा का आंदोलन 1895 से 1900 तक चला। उन्हें प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया था, जहां से वे 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन की महारानी सम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर रिहा किया गया। कब रिहा किया गया था? पहली बार 30 नवंबर 1897 को, जबकि दूसरी बार 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया तथा 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात दूसरा कथन असत्य है। नेक्स्ट है, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को सजा की अवधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? तो यह सम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी। अब ताना भगत आंदोलन देखते हैं। जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो यह ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में गुमला से हुआ। यह एक प्रकार के बहुआयामी आंदोलन था, क्योंकि इसके नायक जतरा भगत अपनी सामाजिक अस्मिता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दे को लेकर आगे आए थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था।
ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी जिसे कुड़ुक धर्म अपनाया था। जतरा भगत, माया और देबिया 1913 से 14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? तो यह ताना भगत आंदोलन के नेता थे। जतरा भगत, माया भगत, सुखरा भगत, शिबू भगत, सिंहा भगत, देवमनिया भगत आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो यह ताना भगत आंदोलन था। 1920 के दशक में ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। 1920 में जब महात्मा गांधी रांची आए उस समय ताना भगतों का गांधी जी से संपर्क हुआ और ताना भगत उनके समर्थक हो गए। गांधी जी का आंदोलन और ताना भगत आंदोलन अपने चारित्रिक विशेषताओं के बीच आश्चर्यजनक समानता के कारण दोनों ही आंदोलन समरस भाव से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्षरत हो गए और 1920 के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ताना भगतों का आंदोलन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा। यानी जो ताना भगत आंदोलन था वह गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन था उसमें शामिल हो गया, मिल गया। नेक्स्ट है 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई? तो यह जतरा उरांव थे। 1914 ईस्वी में जतरा उरांव के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन शुरू की गई जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की भागीदारी हुई थी। जनश्रुति के अनुसार जतरा भगत को धर्मेश नामक उरांव देवता दर्शन दिए थे। धर्मेश जो उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता माने जाते हैं और उसे कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन को शुरू करने की आज्ञा दी थी। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो जतरा भगत है। टाना का अर्थ है टानना या खींचना होता है। टाना भक्तों के अधिकांश आबादी बिशुनपुर, घाघरा, गुमला, रायडी, चैनपुर, पालकोट, सिसई, कुड़ू तथा मांडर क्षेत्रों में अवस्थित है। अतः इन्हीं क्षेत्रों में ताना भगत आंदोलन अधिक सक्रिय रहा। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था तथा यथा शब्द कुरुख या उरांव का मूल धर्म है? तो यह ताना भगत आंदोलन है। व्याख्या ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में गुमला में से हुआ। इस आंदोलन का प्रारंभ में कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया जो कुड़ुक या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। कुड़ुक जो है उरांव जनजाति का मूल धर्म है। इस आंदोलन के जनक जतरा उरांव का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? चिंगरी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कोहरा भगत था, माता का नाम लिवरी भगत एवं पत्नी का नाम बुधनी भगत था। नेक्स्ट है सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो यह ताना भगत आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ताना भगत का आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में हुई। सर्वप्रथम कुड़ू थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत 1921 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। ताना भगतों ने 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में, कहाँ गया, 1922 में गया अधिवेशन होता है तथा 1923 में नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में, रामगढ़ का 53वां अधिवेशन 1940 में होता है रामगढ़ में ताना भगत ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। कितने रुपये की? 400 रुपये की। ये भी सवाल पूछता है। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1914 में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। इस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। इस आंदोलन के प्रेरणा जतरा भगत हेसराग गांव के तुरिया भगत से तंत्र मंत्र की विद्या सीखे थे। किसे सीखे थे? या तुरिया भगत से तंत्र मंत्र सीखे थे।
इस आंदोलन से जुड़े लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन रात्रि बेला में एकत्रित होते थे तथा उपसभाएं करते थे। उरांव जनजाति की इस आंदोलन में मुंडा जनजाति के लोगों ने साथ दिया था। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1913-14 में। कब हुआ? 1913-14 में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में हुई थी। मांस खाने वाले ताना भगतों के वर्ग को जुलाहा भगत, मांस खाने वालों को क्या कहा जाता था? जुलाहा भगत, और शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत यानी अरवा चावल खाने वाले कहा जाता था। नेक्स्ट है 1913-14 के दौरान हुए ताना भगत आंदोलन का नेता कौन थे? तो जतरा भगत थे। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह अप्रैल 1914 में हुई थी। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 को जतरा भगत के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन था। यह पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का सिसई में नेतृत्व देवमनिया, मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत और बिशुनपुर में भिखू भगत ने किया था। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया था। जो देवमनिया कहाँ सिसई में कर रहे थे? मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, बिशुनपुर में भिखू भगत ने किया था। नेक्स्ट है झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थकों उनके आह्वान करते थे? तो यह ताना भगत आंदोलन में होता था। ताना भगत आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे। नेक्स्ट है ताना आंदोलन किसने शुरू किया था? जतरा उरांव ने किया था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव द्वारा किया गया था। 1916 ईस्वी में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सज़ा दी गई, किंतु बाद में उन्हें शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद 2 माह बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण जेल में उनको दी गई प्रताड़ना थी। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया जतरा उरांव। ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति की भागीदारी थी? उरांव की। ताना भगत में सारे जो थे उरांव जनजाति से संबंधित थे। नेक्स्ट है रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो यह 1948 में हुआ, भारत की आज़ादी के बाद। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में 1948 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है वर्ष 1914 में जतरा उरांव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को क्या कहा गया? तो यह ताना भगत आंदोलन। 1914 ईस्वी में जतरा उरांव द्वारा ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जतरा भगत के 4 पुत्र बुद्धू, बंधु, शुद्धू, देसा तथा 2 पुत्रियां बिरसे और बुधनी थी। नेक्स्ट है रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया? तो यह 1948 में किया गया। 1948 ईस्वी में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया था। 1948 ईस्वी में ही देश की आज़ाद सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ताना भगतों के आंदोलन की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का आईना है। इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा ताना भगतों की नीलाम की गई ज़मीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से हम लोग ताना भगत आंदोलन तक के देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। तो क्योंकि अब ये वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो चुका है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।